Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 4 for the class 11th. And we are discussing the chapter states of matter. आज का वीडियो लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें हमने जो है ऑलरेडी 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं. मैं जल्दी रिकैप्चुलेट करूंगा आपको. पहला टाइप जो हमने उसमें डिस्कस किया था वो था आयन डाइपोल इंटरेक्शन. दूसरा हमने उसमें डिस्कस किया था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. तीसरा टाइप जो हमने डिस्कस किया था वो था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. एंड चौथा हमने उसमें डिस्कस किया था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का ही जो है 5th टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड उस टाइप को हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. देखिए, हम ये टॉपिक, ये टाइप जो है हम आज सीखेंगे ये क्या होता है. देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, अगर हमारे पास एक साइड से आयन है और दूसरे साइड से डाइपोल है, तो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फिर डाइपोल का या तो पॉजिटिव एंड या तो नेगेटिव एंड उस आयन के जो भी उसका चार्ज होगा उससे अट्रैक्शन करेगा. उस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन. फिर हमने दूसरा डिस्कस किया था जो मैंने अभी अभी आपको रिकैप्चुलेट करवाया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल भी आपने बहुत अच्छे से सीखा. यानी कि एक तो आयन होगा और वो आयन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करेगा और उसकी वजह से जो इंटरेक्शन आएगा उसको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं. फिर हमने तीसरा जो डिस्कस किया था वो था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. यानी कि एक डाइपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे डाइपोल के नेगेटिव एंड को जो है अट्रैक्ट करेगा और उसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. और जो हमने चौथा इसमें टाइप जो पढ़ा था वो था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. देखिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. इन सब में आपने ये सीखा दैट इसमें पहले आयन होना चाहिए और डाइपोल होना चाहिए. इसमें आयन होना चाहिए, वो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करेगा, फिर उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगा उसको आयन डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन कहेंगे. इसमें एक साइड से भी डाइपोल होना चाहिए, दूसरे साइड से भी डाइपोल होना चाहिए, और इसमें एक डाइपोल होना चाहिए जो कि इंड्यूस्ड डाइपोल पोलराइजेशन की वजह से क्रिएट करेगा, फिर अट्रैक्शन करेगा. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, देखिए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्ट करता है. सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये दिया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था फ्रिट्स. उसका नाम था फ्रिट्स लंदन. इस साइंटिस्ट का नाम था फ्रिट्स लंदन. 1930 में इसने ये कॉन्सेप्ट दिया. इसने क्या कहा? यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पहले मैं आपको समझाऊंगा ये. देखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लो मेरे पास है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. समझिए आप इस बात को. मान लो मेरे पास है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2. देखिए N2 मॉलिक्यूल है. N2 के काफी मॉलिक्यूल्स है मेरे पास. देखिए, ये N2 मॉलिक्यूल जो है, सिंस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम्स का बना होता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं. सिंस दोनों एटम्स नाइट्रोजन है, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा. जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मॉलिक्यूल में तब आता है जब वो मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का बना हो. लेकिन सिर्फ दोनों एटम्स सेम टाइप के हैं, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा. यानी कि यहाँ पे पोलैरिटी मॉलिक्यूल में नहीं होगी. उस मॉलिक्यूल को आप डियर स्टूडेंट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हो. ठीक है ना? तो दूसरा, अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका मतलब ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. समझ रहे हो ना सब? क्या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है? यहाँ पे तो चार्जेस नहीं है, यहाँ पे तो पोलैरिटी नहीं है. तो उन मॉलिक्यूल्स को कौन सा फोर्स अट्रैक्ट करता है? माय डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं फोर्सेस को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं. तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट एग्जिस्ट्स बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच apparently there is no charge distribution, in which apparently there is no charge separation, rather I can say.
अब फ्रिट्ज लंदन ने ये कैसे एक्सप्लेन किया? फ्रिट्ज लंदन ने ऐसे एक्सप्लेन किया, देखो मैं आपको समझाता हूँ। और ये इतना ही नहीं, इसका मतलब है इसके और इसके दरमियान अट्रैक्शन होगा, इसके दरमियान अट्रैक्शन होगा। इतना ही नहीं, इवन अगर आप देखोगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जैसे H2 है, ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। उन फोर्सेस को भी आप लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, वो भी नॉन पोलर है। देखो ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट्स आल्सो लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इवन अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हीलियम और हीलियम, ये मैंने दो एटम्स लिए, या नियॉन गैस जो होता है, उनके मॉलिक्यूल्स, बिकॉज वो भी नॉन पोलर है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उनको हम कहेंगे, उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में डालेंगे। अब देखिए, ये पार्ट में रेज करूंगा, ये मैं इंट्रोडक्शन आपको समझा चुका हूं। मैं अब आपको समझाऊंगा ये फोर्सेस कैसे अराइज होते हैं। देखो फ्रिट्ज लंदन ने इसकी कैसे एक्सप्लेनेशन दी। इसने कहा, सपोज मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेता हूं, मान लो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, चेक इट आउट, मान लो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2। आराम से सीखना, ध्यान से बोर्ड की तरफ नजर देना। मान लो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2, देखिए ये एक है और मान लो ये दूसरा है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों साइड से नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो सेम इज द केस हियर। तो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है, सिंस नाइट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर पे तो गैस एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप इसको लिक्विफाई करना चाहो, इसका मतलब है एट दैट वेरी लो टेम्परेचर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विफाई किया जा सकता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट ये कैसे आएगा? अब देखिए, इसकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पिक्चर है, वो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए, मैंने यहां पे सिमेट्रिकल पिक्चर बनाई। आप देखिए, ये भी नाइट्रोजन है, मान लो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2, और ये भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2। समझिए बात को। अब होता क्या है, जो ही ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को के क्लोज आता है, यानी कि इसको अप्रोच करता है। और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे दीज आर डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है, दे स्पेशली ऑपरेट एट वेरी क्लोज डिस्टेंसेस, दे ऑपरेट एज वेरी क्लोज, या मैं जनरल टर्म लिखूंगा वेरी क्लोज रेंज, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा नजदीक हो गए तब ये फोर्सेस ऑपरेट होते हैं। अब देखो फ्रिट्ज लंदन ने एक्सप्लेनेशन कैसी दी। इसने कहा दैट इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जाहिर सी बात है जो आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है वो एक्सपैंडेड होती है, और इसकी भी अपनी आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी, ठीक है ना। अब उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, या चलो मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को थोड़ा ऐसे दिखाऊंगा आपको, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखिए, चले ऐसे दिखाते हैं, ये मान लो ऐसे दिखाते हैं, बहुत आराम से समझिए। तो ये है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और ये जो मैंने गोल जैसा अराउंड इसके बनाया, जो इसके मतलब आउटर साइड जो मैंने बनाया, बाहर की साइड से मैंने जो गोल बनाया, ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन जो ही ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है मतलब ये क्लोज आता है, तो क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब नजदीक आती है, ध्यान से समझिए, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब नजदीक आती है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को रिपल करते हैं। उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब दूसरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसका मतलब है एक साइड नेगेटिव आएगा, जाहिर सी बात है, फिर वैसे ही समझना आपको, ये इंडक्शन है, ये प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन है, दूसरे साइड पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, इस अप्रोचिंग की वजह से और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जब आपस में रिपल्शन दिखाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, यहां पे क्रिएशन होगा, क्रिएशन ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं मोमेंटरी को इंस्टेंटेनियस, उस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, क्रिएशन ऑफ मोमेंटरी डाइपोल, यानी कि यहां पे परमानेंट डाइपोल नहीं है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में जो कॉन्सेप्ट है वो है मोमेंटरी डाइपोल का।
तो मान लो आप इसका दिखाओ या इसका दिखाओ, मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल कर रही है, जब रिपल कर रही है तो वो इस साइड जाएगी, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। देखिए मान लो मैंने ऐसे दिखाया, यानी कि ये आपके पास क्रिएट हो गया मोमेंटरी डाइपोल। तो दिस इज मोमेंटरी डाइपोल, दिस इज मोमेंटरी डाइपोल डियर स्टूडेंट्स, चेक इट आउट। अब जाहिर सी बात है, अगर ये नेगेटिव एंड आ गया तो ये पॉजिटिव एंड आ गया, तो इसका मतलब है अगर इसका ये पॉजिटिव एंड है ना, इस साइड इसका नेगेटिव आएगा, लेकिन अब मैं वो वाला पार्ट नहीं दिखाऊंगा। सिंस मोमेंटरी डाइपोल जब क्रिएट हो गया, ये मोमेंटरी डाइपोल क्या करेगा काम, ये नेक्स्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देगा, इसका पॉजिटिव उसमें जो है वो नेगेटिव अपने आप को खींचेगा। बात समझ आ रही है ना? तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें देखो क्या हो जाएगा, अब ये तो मैंने पॉजिटिव दिखाया, तो इसका ये जो है ये नेगेटिव एंड हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? सिंपल आपको ध्यान में रखना है दैट फ्रिट्ज लंदन ने क्या किया, उसने कहा दैट द outer electron clouds of the non-polar molecules, they basically when they approach each other and at very close distance they repel, outer electron clouds repel each other, and as a result a momentary dipole is created. And a momentary dipole is created. It's not a permanent dipole, it's a momentary dipole, because when the non-polar molecules will go away from each other, that electron cloud will be again symmetrical and that momentary dipole will vanish. But as long as they are close to each other, this creation of momentary dipole, when one momentary dipole is created, this momentary dipole induces, polarizes the neighboring non-polar molecule, and as a result there is a separation of positive and negative charge, of course to a small extent, and this results in an attraction, because there is positive, there is negative, and therefore definitely there will be an attraction, definitely there will be an attraction, and this attraction is called as, जो यहाँ पे मोमेंटरी डाइपोल एंड मोमेंटरी डाइपोल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। सिंस इसकी एक्सप्लेनेशन फ्रिट्ज लंदन ने दी, दीज forces are known as London dispersion forces, my dear student. These forces are known as London dispersion forces. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, the only force of attraction that exists between the non-polar molecules, the only force of attraction, which force of attraction? Intermolecular force of attraction that exists between the non-polar molecules is the London dispersion forces. Since London dispersion forces are basically due to the distortion of the outer electron clouds, and since all the molecules, whether ionic, whether जिनका dipole हो, since all the molecules have electron clouds, इसका मतलब है London dispersion forces जो है, they by default they are present in all the types of molecules, whether they are polar, whether they are non-polar. But since so far as the non-polar molecules are concerned, these are the only intermolecular force of attraction that exists. Now, what are the factors? What are the factors on which magnitude of London dispersion forces depends? पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पहले इस पे डिपेंड करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बड़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, उतना ही उसको डिस्टॉर्ट करना इजी है। इस बात को समझिए आप, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स न्यूक्लियस से जितनी दूर होती है ना, उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होता है, यानी कि उनको आप आराम से, यानी कि अगर आप ऐसे समझेंगे, जो बच्चे माँ बाप की पकड़ से दूर होते हैं ना, वो पोलराइज गलत चीजों की तरफ जो है वो जल्दी हो जाते हैं। यानी कि जिनको माँ बाप जिन बच्चों को ध्यान नहीं देते, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, ठीक है ना, उनको बाहर वाला एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा पोलराइज करता है। माँ बाप को आप न्यूक्लियस मान लीजिए और बच्चों को आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लीजिए, जितना आप माँ बाप के इन्फ्लुएंस से दूर है उतना आपको इजीली डिस्टॉर्ट किया जाएगा। समझ रहे हो ना आपको? अब यहाँ पे किस फैक्टर पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड करते हैं? सिंस मैंने कहा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस दे अराइज ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। नाउ डिस्टॉर्शन कब ज्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ी होगी। Greater the electron cloud, larger the size of electron cloud, more easily it will be distorted, and hence easily the creation of momentary dipole will be there, and when the momentary dipole is created, there will be the greater force of attraction. तो इसका मतलब क्या हुआ? Size of electron cloud. अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज कब ज्यादा होगा? और आपने मैंने अभी आपको बताया दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज जितना बड़ा होगा उतना इजी उसको डिस्टॉर्ट करना है और उतना जल्दी मोमेंटरी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड
कि साइज की जब आप बात करते हो तो ग्रेटर द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस ग्रेटर द मोलर मास ऑफ दैट। जितना सबस्टेंस का मास ज्यादा होगा ना डियर स्टूडेंट्स, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा होगी। आप समझो ना, जितना इंसान मोटा होगा उतना वो फैला हुआ ज्यादा होता है, ठीक है ना, उतनी उसका पेट अगर आप लेंगे ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड में तो वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो वो इजीली डिस्टॉर्ट होती है। जिसका पेट डियर स्टूडेंट ज्यादा बाहर आता है ना तो वो फिर ऐसे ना नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे वो फैट का लेयर होता है ना वो टॉट नहीं रहता है, उसमें स्ट्रच नहीं होता है, वो फिर जो है वो थोड़ा फ्लोइंग टेंडेंसी में आ जाता है, वो कहने का मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ दैट ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास जिन सबस्टेंसेस का होगा, यानी कि आपको सिंपली याद रखना है जिस सबस्टेंस का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, ग्रेटर होगा उसमें ग्रेटर या मैं ऐसे कह सकता हूं लार्जर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होगी। जिस सबस्टेंस का मास ज्यादा होगा उस सबस्टेंस की इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी लार्जर होगी, और जिस सबस्टेंस की इलेक्ट्रॉन क्लाउड लार्जर होगी उसको डिस्टॉर्ट करना बहुत इजी होगा, और उसमें कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब मैं आपको ये चीजें जो है आराम से समझाऊंगा। हमारे पास अगर हम ग्रुप 14 की बात करेंगे, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखिए कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अगर मैं इस कार्बन 14 जो हमारा 14th ग्रुप है, G14 ग्रुप जो है हमारा, अगर मैं इनके हाइड्राइड्स की बात करूं, देखिए कार्बन जो हाइड्राइड बनाता है ना डियर स्टूडेंट्स दैट इज CH4, सिलिकॉन जो हाइड्राइड बनाता है दैट इज SiH4, और जर्मेनियम जो हाइड्राइड बनाएगा मैं उसको क्या कहूंगा, GeH4। सबको क्लियर हो रहा है ना, आराम से समझ रहे ना। अब देखिए सिंस हाइड्रोजन चार 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 वो तो चारों तीनों में सेम है, तो हाइड्रोजन सेम है, उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, साइज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। कार्बन से ज्यादा साइज सिलिकॉन का है और सिलिकॉन से ज्यादा साइज जर्मेनियम का है। तो बताइए जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो साइज होगी वो किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड साइज इंक्रीजेस, मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा डाउन। तो जितना आप नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड साइज जो है इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा वो पोलराइज होगा, डिस्टॉर्ट होगा, तो इसका मतलब है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स ज्यादा होगा। एंड दैट्स द रीजन आप देखोगे अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करोगे, इन सबस्टेंस के बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करोगे, तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो वो किस में होगा सर, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इनके केस में मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 112 केल्विन, ठीक है ना। अगर आप सिलिकॉन हाइड्राइड का देखेंगे दैट इज 161 केल्विन डियर स्टूडेंट्स। तो बताइए जर्मेनियम का क्या होगा, इनसे कम होगा या ज्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 183 केल्विन। ये वैल्यूज आपको प्रूव करते हैं दैट ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्यों है, क्यों जर्मेनियम हाइड्राइड जो है उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है देन सिलिकॉन हाइड्राइड, एंड उसका क्यों है ग्रेटर देन कार्बन हाइड्राइड दैट इज मीथेन। इट इज बिकॉज जब हम नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज होता है मतलब कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बढ़ जाती है, जो कि इजीली जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से मोमेंटरी डायपोल आसानी से क्रिएट हो जाते हैं नीचे की तरफ, एंड दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। तो पहला जो है दैट इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल मीन साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इंक्रीज होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सिंस दे अराइज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, you are getting what I'm saying, it is present in all the types of molecules whether polar or non-polar, but in non-polar molecules these are the only intermolecular force of attraction that exist. I hope it's clear. Now the second factor on which the magnitude of London dispersion forces arise, they depends basically, and that is the shape. सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज शेप ऑफ सबस्टेंस, दैट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा फैक्टर जिसपे मैग्नीट्यूड जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का वो ज्यादा है,
तो इसमें शेप पे मैं क्या कहूंगा आपको, अनब्रांच्ड चेन्स जो होती है उनका मैग्नीट्यूड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का ज्यादा होता है देन ब्रांचेड चेन्स। ये बात आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि जो अनब्रांचेड चेन्स होती है उनका एरिया ज्यादा होता है। अनब्रांचेड चेन्स का डियर स्टूडेंट्स एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया की मैं बात करूं, रादर मैं ऐसे लिखूंगा, सरफेस एरिया इनका ज्यादा होता है। तो इनका सरफेस एरिया ब्रांचेड चेन्स के सरफेस एरिया से ज्यादा होता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनका एरिया ज्यादा होगा वहां पे कॉन्टैक्ट जो होता है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो ग्रेटर होता है देन दिस कॉन्टैक्ट। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा ये क्या होता है। चेक इट आउट। यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉलिक्यूलर मास यानी कि साइज पर डिपेंड करेगा, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ intermolecular force of attraction, that is London dispersion forces, it depends upon the shape of the molecule. For example, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आपकी बुक में भी दी है, आप चेक कर सकते हो। मेरे पास है दो सब्सटेंसेस, एक है एन पेंटेन और दूसरा है नियोपेंटेन। देखिए एन पेंटेन क्या होता है, एन पेंटेन ये होता है CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5। तो कार्बन आ गए 5, तो इसका जो है कार्बन कंटेंट 5 है। हाइड्रोजन देख लीजिए, बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो मैंने वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी हर एक कार्बन की। 3 5 7 9 10 11 12, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है वो 12 है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन पेंटेन, C5H12, बट स्ट्रक्चर इज दिस। अब देखिए यहां पे नियोपेंटेन जो है वो ये होता है CH3 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 CH3। देखिए कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, बीच में एक है, हो गए 5, तो कार्बन 5 है। चलो हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 6 9 एंड 12, इसका मतलब है इसके हाइड्रोजन भी 12 है। गौर से देखिए इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट अरेंजमेंट जो है, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो इनको आइसोमर्स भी आप कह सकते हो, इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। अगर आप मॉलिक्यूल की बात करोगे यानी कि कितने एटम्स है उसके इसके, तो वो तो सेम है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास इसका होगा उतना ही मॉलिक्यूलर मास इसका होगा। अब मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, लेकिन अगर आप शेप देखेंगे, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शेप देखेंगे तो इसका जो है ना, देखिए सिंस ये स्ट्रक्चर्ड है, इस zigzag फॉर्म में दिखाया, तो मैं इसका आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखा सकता हूं। मान लो मैंने ऐसे दिखाया एक चेन, तो दूसरी चेन जब आएगी वो भी ऐसी होगी। देखिए अब सिंस ये जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये समवट स्फेरिकल है, इट्स लाइक दिस। ये अगर एक नियोपेंटेन मॉलिक्यूल है तो ये दूसरा नियोपेंटेन मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल। तो जितनी आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, बिकॉज यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन ही खाली है तो इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितनी ब्रांचिंग बढ़ जाती है उतनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वो स्फेरिकल बन जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखोगे कि सरफेस एरिया जो है इसका कम होगा, आपको तो पता ही है स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, लेकिन ये जो है ना ये अनब्रांचड है। अब खुद बताइए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, अगर आप देखेंगे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा। सिंस शेप यहां पे ऐसी है, यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, मैंने तो खाली दो दिखाए, यहां पे बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिफरेंट होगा इन डिफरेंट आई मीन स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे ज्यादा होगा, मोर इंटरेक्शन, देखिए यहां पे मोर इंटरेक्शंस होगी, मैं लिखूंगा मोर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या मोर इंटरेक्शन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पे है, यहां पे लेस इंटरेक्शन होगी, यहां पे लेस इंटरेक्शन होगी। इस लेस इंटरेक्शन की वजह से क्या है, इन दो लेयर्स को सेपरेट अगर करना होगा आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड अगर आपको इन दो
मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ज्यादा इंटरेक्शन का है, ज्यादा इंटरेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे कम इंटरेक्शन है। इसीलिए अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का मैं ऊपर लिखता हूँ। बताइए कहाँ पे ज्यादा एनर्जी आपको लगेगी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में, जहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा है, तो वो यहाँ पे है। इसीलिए आप देखोगे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एन पेंटेन का, वो जाहिर सी बात है वो नियो पेंटेन से ज्यादा होना चाहिए, तो दैट इज 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप ये एन पेंटेन की बात करो, अगर आप नियो पेंटेन की बात करेंगे ना डे स्टूडेंट, दैट्स ओनली अबाउट 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात को ध्यान में रखो। इसका मतलब ये हुआ दैट एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट नियो पेंटेन से नियर अबाउट 27 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो वो सेम था, वो डिफरेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे शेप पे भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो ये जो है ऑपरेट करते हैं। एंड ध्यान में रखिए, सिंस मैंने पहले ही आपको कहा दैट दीज ऑपरेट एट वेरी क्लोज रेंज, अगर आपने मॉलिक्यूल्स को दूर दूर किया ना तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। इसीलिए जब आप लेते हो हीलियम इज अ गैस, नियॉन इज अ गैस, even nitrogen is a gas at normal temperature and pressure, but when you want to liquefy them, यानी कि जब आप चाहते हो कि ये गैस से लिक्विड स्टेट में चला जाए, तो इसका मतलब है आपको काफी ज्यादा प्रेशर क्यों अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज आप उन मॉलिक्यूल्स को जो कि गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स काफी दूर होते हैं, अगर आप चाहते हो कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े तो आपको उनको बहुत नजदीक लाना पड़ेगा, और वो आप हाई प्रेशर डाल के करते हो। पहले तो टेम्परेचर आप लो करते हो, उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आती है, तो थर्मल मोशन जो होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की स्लो डाउन हो जाती है, और उसके बाद उनको एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए यू हैव टू अप्लाई द वेरी लार्ज प्रेशर, एंड एट दैट प्रेशर व्हेन दीस मॉलिक्यूल्स आर सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर, दे कैप्चर ईच अदर, दे गेट caught in one other's in the arena, and what happens, they get attracted, and when they get attracted all the molecules, and then at that point of time they get converted in the liquid state. So what I want to say is that London dispersion forces are basically the forces of attraction that exist between the non-polar molecules due to the distortion of their outer electronic clouds when they come very close to each other, and as a result these distortions they led to the creation of momentary dipoles, and these momentary dipoles easily attract then another neighboring molecule. As a process of induction they make them induced dipoles, and then positive negative जो generate होता है उसकी वजह से attraction आ जाता है। तो this was type number 5 जिसमें हमने लंदन dispersion forces का जिक्र किया। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, लंदन dispersion forces are present in all the molecules whether polar or non-polar, but in non-polar molecules these are the only forces of attraction that exist. Now let's move to the type number 6। हालांकि मैं इसमें ब्रीफ ही बताऊंगा आपको जल्दी बिकॉज ये टॉपिक जो है ये बॉन्डिंग में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो बॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे आप। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी एप्लीकेशन इसकी। इवन जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल, that is also stabilized due to hydrogen bonding. Hydrogen bonding has a very versatile applications in the human world. तो चले, या in the living world I can say in the broader concept, यहाँ पे जो 6 टाइप की हम बात करेंगे वो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ फिर से दैट ध्यान में रखिए कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं और हम यूनिट क्या पढ़ रहे हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता है कि हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे थे या हमारा टॉपिक था क्या, ठीक है ना। तो अगर आप लेक्चर्स विजिट करते हो तो प्लीज़ पूरा देखो और सारे लेक्चर्स देखो, तब जाके आपको मजा आएगा पढ़ने में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अगेन one of the type of intermolecular forces of attraction, and this hydrogen bonding is basically a type of dipole interaction। dipole interaction में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसमें बहुत आसानी होगी आपको। It is a type of dipole interaction, especially it is a type of spatial dipole interaction which is shown by
which is shown by only some specific molecules, या ब्रॉडर सेंस में कहेंगे which are shown by only specific molecules, या we can say substances. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, सिंस नाम ही पड़ा है बॉन्डिंग हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए. हाइड्रोजन इज ए नेसेसरी कंडीशन, हाइड्रोजन तो होना चाहिए. इसकी प्रेजेंस तो मस्ट है, नंबर 1. नंबर 2, इस हाइड्रोजन के साथ उन सबस्टेंसेस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है और कुछ नहीं है. एक डाइपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे डाइपोल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दैट्स इट, और कुछ नहीं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज मस्ट, बिकॉज नाम ही पड़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन तो होना चाहिए. लेकिन जिस हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हो ये किसके साथ बॉन्डेड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड की. तो या तो ये फ्लोरीन के साथ होना चाहिए, या तो ये फ्लोरीन के साथ होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, और या तो होना चाहिए नाइट्रोजन के साथ. बस यही 3 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जब बॉन्डेड होंगे हाइड्रोजन के साथ, तो उन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. देखो मैं आप इसको और आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना. मैं पहले ये पोर्शन इरेज कर, चलो मैं यहां पे दिखाता हूं. देखिए मान लो मेरे पास है, पहले हाइड्रोजन तो रखना ही है मुझे. देखिए मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन H, और इस H के साथ में फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता. मैं एग्जांपल पे क्लियर करूंगा. दूसरा मान लो मेरे पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ डालोगे तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपको पता है दैट इज वाटर, H2O. तो मैंने ऐसे दिखाया. अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे जो हाइड्रोजन के साथ है, तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपने देखा होगा वो है अमोनिया, दैट इज NH3. तो मैंने ऐसे दिखाया. देखिए आप मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे. अब मान लो यहां से एक और हाइड्रोजन आ गया और उसने एक और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया. हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरा मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड तीसरा मॉलिक्यूल, लाइक दैट. इस तरीके से वाटर है यहाँ पे, तो मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाया, मैं वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे, फिर वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाऊंगा. आपको समझ आ रहा है ना? मेनी मॉलिक्यूल्स, इट्स नॉट ओनली द 2 मॉलिक्यूल्स, इट्स द क्वांटिटी इन बल्क. और इसी तरीके से मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, और ये मान लो नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन यहाँ से, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से, जो मैंने अभी दिखाया. एक और जो है आप अमोनिया का मॉलिक्यूल ले सकते हैं. नाउ चेक इट आउट. आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है. बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, देयरफॉर इट डेवलप्स अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड इसमें पॉजिटिव होगा. सिमिलर इज द केस हियर, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव. सिमिलर इज द केस हियर, यहां पे भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो यहां पे 2s डेल्टा नेगेटिव आएगा. इस हाइड्रोजन पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पे भी डेल्टा पॉजिटिव. सबको क्लियर हो रहा है ना? सेम इज द केस हियर. ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चढ़ेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चढ़ेगा. नाइट्रोजन पे देख लो, नाइट्रोजन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है. देन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज 4. ऑक्सीजन की है 3.5 और नाइट्रोजन का है 3, ठीक है ना, 3.0. हालांकि क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3 ही है, लेकिन उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता. वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएगा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको हम नहीं कहते. अब देखिए यहां पे क्या आएगा, सिंस 3 हाइड्रोजन है जुड़े हैं, तो 3 हाइड्रोजन पे 3 टाइम्स डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहां पे मैं लिखूंगा 3 टाइम्स डेल्टा नेगेटिव. सबको क्लियर हो रहा है ना? देखिए 3 टाइम्स डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव. ना एक डाइपोल का, देखो ये डाइपोल नहीं है क्या? बिल्कुल है डाइपोल. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड डाइपोल, दिस इज आल्सो डाइपोल. देखो यहाँ पे भी एक साइड से पॉजिटिव, दूसरी साइड से भी नेगेटिव, पॉजिटिव एक साइड से नेगेटिव, तो ये सारे डाइपोल्स ही है.
अब इस डाइपोल और इस डाइपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप कहेंगे क्या सर हम इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे, 100% कहेंगे, बट सिंस यहां पे फ्लोरीन है, इस टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को स्पेशली हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सिंस इट टेक्स प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन एक और दूसरा अलग अलग, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे भी देखो ना नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर HCl का क्या केस है? HCl तो आपने पहले दिखाया था, HCl दूसरा HCl ऐसे लेंगे, देखिए सर ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है ना। यहां भी तो अट्रैक्शन, लेकिन इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहते। ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट when the hydrogen is bonded to highly electronegativity element, highly electronegative elements such as fluorine, oxygen and nitrogen only three, and that time the dipole dipole interaction is called as hydrogen bonding. However dipole dipole interaction HBr के साथ भी होगी, लेकिन उसको हम स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहते। आपको सबको बात समझ आ रही है ना। तो this was the special type of dipole dipole interaction which is shown by only three highly electronegative elements when they are bonded to hydrogen atom, and one is fluorine, second is nitrogen, oxygen and third is nitrogen। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर आप देखेंगे यहां पे फ्लोरीन HF आपस में है या वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं। मान लो आप बॉयल कर रहे हो पानी को, और आपको पता है पानी को जब आप बॉयल करते हो तो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चला जाता है, वेपर बनता है। आपको पता है उस टाइम कौन से इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाते हैं? जब आप HF को बॉयल करोगे या वाटर को बॉयल करोगे, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक, ये ब्रेक होते हैं बॉयल करने के तरीके से। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए ये काफी इलॉबरेटिव टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा कंसाइज करके जो पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज बॉन्डिंग में आप इसके अलग से टाइप्स पढ़ेंगे, आप इंटरेक्शन एनर्जीज की बात करेंगे, तो वो उतना में नहीं करूंगा, मैं आपको जनरल कैटेगरी पढ़ा रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप बॉयल करेंगे वाटर को, उस टाइम ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है कि उस टाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं। तो व्हेन यू बॉयल द वाटर, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट ब्रेक, नॉट द कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। तो बॉइलिंग के दरमियान खाली वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, लिक्विड से वेपर। इंट्रामॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो ब्रेक नहीं होते। सबको समझ आ गया ना? देखिए अब ये तो आपको समझ आया होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो। ये तो सारे इंटरमॉलिक्यूलर है। दूसरा, अगर मान लो आपने अल्कोहल है ROH, मान लो अगर मैं ROH लूंगा ऐसे, ROH, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ ROH, इसको अल्कोहल कहते हैं, तो सबको पता होगा OH अल्कोहलिक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव है। देखो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, तो कंडीशन मैच होगी। मान लो आपके पास दूसरा है ROH, देखिए यहाँ पे ROH, यहाँ पे फिर से आ गया डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे भी आ गया बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एक और देख लो, अगर मैं ROH लूंगा और इसको मान लो डाला मैंने पानी में, लाइक दिस H2O, ठीक है ना, तो ये डेल्टा पॉजिटिव हुआ, डेल्टा पॉजिटिव हुआ, ये ट्वाइस डेल्टा नेगेटिव हुआ, बॉन्ड पोलर है, तो इसमें तो पता ही है डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव, सबको क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे भी देखो डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, सिंस दीज आर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक अल्कोहल है दूसरा वाटर है, तो ये भी बिटवीन हुआ, इसको भी हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नॉट विद इन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वी कॉल दैट एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों में यहां पे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहो या प्रोसेस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर हो गया ना सबको? HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसको आप सिंपली कहोगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके ना, अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, एक सेपरेट, देखिए जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को कहते हैं फिनोल, बेंजीन रिंग होती है और OH फंक्शनल ग्रुप, इसको फिनोल कहते हैं, फिनोल। मान लो इस पोजीशन पे अगर एक ग्रुप है, ये मान लो ऐसा, चेक इट आउट, अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो पोलर होगा ही, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब इसी मॉलिक्यूल में एक और ग्रुप ऐसा है, देखिए ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये चीजें शायद आपको पता होगी, बहुत इजी। अब एक ही मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन आ गई दैट यहां से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है यहां पे इंटरेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ। देखिए ना, इसको हम कहेंगे, इसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो या टू पोजीशन भी कहते हैं इसको, इसको आर्थो पोजीशन भी कहते हैं। आर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है, इस आर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रा मॉलिक्यूलर, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बात समझिए, यहां पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ। और अगर आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसिडर करोगे, जो कि मैंने डैश लाइन से दिखाया, और ये एक इंपॉर्टेंट बात भी याद रखेंगे आप, कोवेलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड देखो, जहां जहां मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया सॉलिड लाइन, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से। क्यों दिखाते हैं डॉटेड लाइन से? रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड से कम होती है। कोवेलेंट बॉन्ड जितना स्ट्रांग नहीं होता है उससे स्ट्रेंथ कम होती है, तो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इसको डैश से दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा यहाँ पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल में, यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग जैसी बन गई, देखो ना, ये क्लोज्ड रिंग जैसी बन गई यहाँ पे ऐसे। इस प्रोसेस को जिसमें साइक्लिक रिंग जैसे बनते हैं, साइक्लिक कंपाउंड जैसे बनते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कीलेशन, कीलेशन उसको कहते हैं। और उन कंपाउंड्स को कीलेट कंपाउंड्स भी कहते हैं। और कीलेशन की वजह से बहुत ही स्टेबिलिटी आती है, कीलेशन की वजह से कंपाउंड्स में बहुत स्टेबिलिटी आती है, इस बात को समझिए। वैसे कंपाउंड्स को कीलेट कंपाउंड्स भी कहते हैं, इस इफेक्ट को कीलेट इफेक्ट भी कहते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ कंपाउंड्स में जो है वो रिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रिंग कंपाउंड्स बनते हैं, जिनको हम कीलेट्स कहते हैं। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको जो है कंसिडर करना पड़ेगा रिंग के फॉर्म में, ठीक है ना। बाकी तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड भी आपको उसमें कैटेगरी में लेना है। तो जो ये साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उसको कीलेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लेते हो ग्लूकोज, आप जब ग्लूकोज पानी में डालते हो डियर स्टूडेंट्स, हालांकि ग्लूकोज एक इंपॉर्टेंट बात में पिछली दफा समझा चुका हूं आपको, देयर इज अ जनरल सॉल्युबिलिटी रूल व्हिच वी कॉल एज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सबस्टेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सबस्टेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड वाइस वर्सा। का मतलब है कि आप पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं कर सकते, नॉन पोलर को पोलर में सॉल्युबल नहीं कर सकते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर आप ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज या यूरिया लेंगे, ये नॉन पोलर सबस्टेंसेस है, लेकिन अगर आप इनको पानी में डालते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्युबल होते हैं। पता है क्यों? इट इज बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहां पे पोलर नॉन पोलर नेचर का मसला नहीं है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। सो यूरिया इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सॉल्युबिलिटी इज नॉट ओनली अपॉन the like dissolves like solubility rule. Those compounds which have tendency to form hydrogen bonds with water, they are also soluble in water. So I think काफ़ी है ये, मतलब आपके लिए अगर आप इतना याद रखेंगे फिलहाल। तो my dear students, this was all about the intermolecular force of attraction for the chapter states of matter. We have discussed all the 6 types and I hope आपने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे अभी तक। तो ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है, आप बिल्कुल सीक्वेंस में देखिए और नोट जो है नोटबुक आप अपनी बना लीजिए। वी आर गोना अपलोड more and more videos for you, please work hard
वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, जितना हमसे बन रहा है हम कर रहे हैं आपके लिए। आप भी पढ़ें, आप भी आई मीन मेहनत करें, तो किसी भी टीचर के पास पढ़ें बट पढ़ें। और अगर मेरे ही लेक्चर्स आप देखते हैं तो इसमें प्लेजर। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। इट्स नॉट, मैं आई आंसर योर क्वायरीज एट द मोमेंट। जो मुझे क्वेश्चन पूछता है मैं उसी टाइम उसको जवाब देता हूँ। तो इंशाल्लाह वी आर गोना डिस्कस नाउ सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस यूनिट, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रॉब्लम्स भी करेंगे साथ साथ में। वी आर गोना मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 5। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।